नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि 4 राज्यों में जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने अगले चुनाव की तैयारी कैसे शुरू कर दी, उनका निशाना कहां पर है। आज मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा जो ये साबित करेंगी कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी बार बार चुनाव क्यों जीतती है, कैसे जीतती है। कल मोदी ने 4 राज्यों में जीत का जश्न मनाया और आज सुबह वो मिशन गुजरात के लिए अहमदाबाद पहुंच गए। गुजरात के चुनाव कई महीने बाद हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा यूपी के इलेक्शन के कैंपेन के दौरान ही तय हो गया था। जब बाकी नेता यूपी के चुनाव की थकान उतारने में लगे हैं, मोदी ने आज अहमदाबाद में जबरदस्त रोड शो किया। गुजरात में चुनाव के साल में आखिर में चुनाव होंगे। गुजरात पीएम मोदी का होम स्टेट है। प्रधानमंत्री मोदी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार है। हर तरह से स्थिति कंफर्टेबल है। कोई और नेता होता, कोई और प्रधानमंत्री होता तो ऐसे राज्य में चुनाव की इतनी ज्यादा चिंता ना करता, लेकिन मोदी ने आज से ही गुजरात के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। इस तैयारी की तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आपको दिखाता हूं, जीत के बाद आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी जब अहमदाबाद पहुंचे तो उनका स्वागत किस अंदाज में किया गया, कैसे मोदी ने गुजरात के चुनाव के लिए आज शंखनाद कर दिया। मोदी ने एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक खुली जीप में सवार होकर मेगा रोड शो किया। 10 किलोमीटर लंबे रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। पूरे रास्ते प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए लोग खड़े थे। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत से उत्साहित पार्टी के कार्यकर्ता पूरे रोड शो के दौरान मोदी मोदी, जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। पूरे रास्ते में लोगों ने मोदी पर फूलों की बरसात की। रोड शो के दौरान एक इंटरेस्टिंग चीज और देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने जो टोपी पहनी थी उसमें कमल का फूल लगा हुआ था। रोड शो के बाद नरेंद्र मोदी गांधीनगर के बीजेपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों और राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों को गुजरात के चुनावों के लिए रोड मैप दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में गुजरात पंचायत महासम्मेलन आपनू गाम आपनू गौरव को एड्रेस किया। इस सम्मेलन में ग्राम पंचायत के 1 लाख से ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मोदी आज और कल 2 दिन गुजरात में ही रहेंगे। ग्राम स्वराज का सपना साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है और उस व्यवस्था को प्राण देने का काम, दिशा देने का काम, परिवर्तन लाने का निरंतर प्रयास करने का काम, उसे गति देने का काम आप सभी जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, पंच सरपंच कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि पूज्य बापू के सपनों को पूरा करते हुए गुजरात की पंचायत राज व्यवस्था, गुजरात की ग्रामीण जीवन की व्यवस्थाएं देश के लिए एक सीमा चूर्ण रूप बनेगी, प्रेरक बनेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और आइए सीधे अहमदाबाद चलते हैं, ये समझने के लिए कि गुजरात में नरेंद्र मोदी की रणनीति क्या होगी, गुजरात का उनका यह दौरा कितना इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद में हमारे संवाददाता निर्णय कपूर इस वक्त मौजूद हैं। निर्णय, पहले तो बताइए इस वक्त आप कहां हैं, क्या नजारा है, क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए, इस वक्त मैं गांधीनगर में मौजूद हूं। नरेंद्र मोदी अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां से मिलने पहुंचे हैं। हालांकि ये अनशेड्यूल्ड रहता है उनका कार्यक्रम और हर कोई लेकिन इस बार एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो अपनी मां से मिलने पहुंचेंगे, क्योंकि
काफ़ी लंबे समय के बाद वो गुजरात आ रहे थे। कोविड की वजह से लास्ट 2 सालों से वो अपने जन्मदिन पर भी उनका आशीर्वाद लेने नहीं आ पाए थे, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो हो सकता है कल सुबह जाएं, लेकिन अभी अभी पहुंचे और हमें ये पता चला है कि आज भोजन भी वो अपनी मां के साथ ही ग्रहण करेंगे। एक लंबे हेक्टिक दिन के बाद पूरे दिन जिस तरह से राजनीतिक हलचल रही, जिस तरह से कार्यक्रम चलते रहे, हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो अब आराम करेंगे। तो क्या राजनीतिक हलचल रही निर्णय, क्या सिग्निफिकेंस है नरेंद्र मोदी के इस अहमदाबाद ट्रिप की? देखिए रजत जी, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं आज जिस तरह से उनकी एंट्री हुई गुजरात में दोबारा, करीब 2-2.5 साल बाद वो एक तरह से पहुंचे हैं स्टेट में। लास्ट जो उनकी विजिट थी वो जब राष्ट्रपति ट्रंप आए थे, वो हम कह सकते हैं कि एक उनकी विजिट थी। उसके बाद कोविड की वजह से लगातार वो गुजरात नहीं आ पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक तो उन्होंने रीअफर्म करने की कोशिश की है कार्यकर्ताओं को कि आप डटे रहिए, मैं आपके साथ हूं, और साथ ही गुजरात की जनता को भी एहसास दिलाने की कोशिश की कि मैं अभी भी उसी तरह कनेक्टेड हूं। और जिस तरह का रिस्पांस हमने देखा तो बहुत जल्दी वैसे भी वो स्ट्राइक कर लेते हैं कॉर्ड गुजरात की जनता के साथ, और वो हमें यहाँ देखने को मिला भी। और कहीं ना कहीं इसको अब साल के अंत में होने वाले चुनावों के साथ भी जोड़ के देखा जा रहा है कि सीधा सीधा मैसेज था कि बीजेपी पूरी तरह कमर कस ले, कंप्लेसेंट ना रहे। जिस तरह से आज उन्होंने जब अपने पार्टी के फंक्शनरीज से बात की और एमएलएस से बात की, तब उन्हें साफ तौर पे संदेश दिया कि कॉम्प्लेसेंट नहीं रहना है, हम्बल रहना है, और यूपी की जीत से आकर, जीत की वजह से कहीं ये मत सोच लीजिए कि उसका इम्पैक्ट आपको आगे पुश करवाई देगा। आपको पूरी तरह मेहनत करनी है, लोगों के साथ तो जुड़े रहना है। जब नरेंद्र मोदी ने बात की पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से, तो जाहिर है पहले उनसे गुजरात की स्थिति को समझा होगा और उन्हें फिर एक गुरु मंत्र भी दिया होगा कि किस दिशा में काम करना है चुनाव में। हालांकि अभी काफी वक्त है। जी बिल्कुल, लेकिन रजत जी मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी का यही शायद स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है जो उन्हें दूसरों से पूरी तरह अलग बना देता है। चाहे चुनाव दिसंबर में ही हैं, उन्हें पता भी है कि इस बार परिस्थिति बहुत ही अनुकूल है। 2017 के कंपैरिजन में यदि देखें तो इस वक्त गुजरात में विपक्ष भी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी वो कोई चीज़ चांस पे नहीं छोड़ते हैं। और यही चीज़ उन्होंने आज अपने एमएलएस को, अपने मंत्रियों को, सबको बताया। आप देखिए जिस तरह से पिछले 2 सालों में जो गतिविधियां हुई गुजरात में, बाकायदा पूरी सरकार का चेहरा बदलना पड़ा, तो उन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज बाकायदा कार्यकर्ताओं, एमएलएस को और फंक्शनरीज को ये स्पष्ट संकेत दिए कि लड़ना आप ही को है, मैं सिर्फ आपके साथ खड़ा रह सकता हूं, मैं आपको पूरा सपोर्ट दे सकता हूं, लेकिन लड़ना आपको है। क्योंकि हमें एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली अंदर से, किसी ने जब नारे लगाए नरेंद्र मोदी तुम आगे बढ़ो उस मीटिंग में, तब उन्होंने साफ तौर पे ये कहा भी कि आगे आप लोगों को बढ़ना है, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो कहीं ना कहीं सीधा संकेत देने की कोशिश की है कि अपनी कमर कस लीजिए, भले ही चुनाव आसान लग रहा हो, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी इंडिकेट किया कि कांग्रेस पे ही सिर्फ फोकस मत कीजिए, और भी दल आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप आम आदमी पार्टी की तरफ इंडिकेशन भी देने की कोशिश की है उन्होंने इन चुनावों में। तो एक तरह से साफ दिख रहा है कि वो किसी भी चीज को चांस पे छोड़ने को तैयार नहीं है। निर्णय बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल ही नहीं है कि किसी चीज को चांस पर, और वो पूरी डिटेल में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, चीज को समझते हैं। अभी तो कल एक दिन और हैं, तो आप लगातार नजर रखिए और हम आपसे लगातार टच में रहेंगे। और अगर कुछ तस्वीरें आए उनकी अपनी मदर से मिलने की, तो वो भी दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका निर्णय कपूर। निर्णय कपूर ठीक कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी के विरोधी परेशान है कि मोदी थकते नहीं, ठहरते नहीं। हमारे देश के ज्यादातर नेता इतनी मेहनत करने के आदी नहीं है, लेकिन मोदी चुनाव जीतने के लिए न सिर्फ मेहनत करते हैं बल्कि एक एक कदम सोच समझकर उठाते हैं। मोदी कितनी दूर की सोचते हैं, इसका एक एग्जाम्पल आज ही दिखाई दिया। अहमदाबाद में मोदी ने न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की, पार्टी के नेताओं से बात की, मोदी ने गुजरात के गांव-गांव से पंचायत प्रतिनिधियों को बुलाया, उनके साथ लंबी बात की, आत्मनिर्भर गांव कैसे हो उस पर लंबी चर्चा की। अब इसकी वजह क्या है? अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मोदी ने
पंचायत के नेताओं के साथ इतना समय क्यों बिताया। 2017 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को गांव देहात के वोट कम मिले थे। कुल 99 सीटें आई थी, जो बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 7 सीटें ज्यादा है। बीजेपी को 16 सीटों का जो नुकसान हुआ था वो ग्रामीण इलाकों में था। कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, जो पहले से 18 ज्यादा थी। कांग्रेस के वोटों का यह इजाफा गांव में मिले वोटों की वजह से हुआ था। मोदी इस बात को भूले नहीं है। उन्हें याद है कि पिछले चुनाव में बीजेपी के हाथ से रूरल गुजरात की 14 सीटें फिसल गई थी और ये 14 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई थी। मोदी की एक एक सीट पर नजर है। इस बार वो इस कमी को दूर करने की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। अभी से गांव में बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए रणनीति बना रहे हैं, उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। यही बात नरेंद्र मोदी को दूसरे नेताओं से अलग बनाती है। मोदी तो चुनाव जीतकर भी अगले चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, फिर से मेहनत कर रहे हैं, पर विरोधी दलों के नेता चुनाव हार कर भी सिर्फ बयानबाजी में, ब्लेम गेम में लगे हैं। न हार स्वीकार करने को तैयार हैं, न हार के असली कारण को समझना चाहते हैं और न ही अगली लड़ाई की तैयारी करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको अखिलेश यादव का उदाहरण देता हूं, जिनकी सबसे बुरी हार हुई है। आज उन्होंने क्या कहा, इसको गहराई से समझने की जरूरत है। चुनाव के दौरान अखिलेश यादव बहुत एग्रेसिव थे। अखिलेश आ रहे हैं का नारा दिया जाता था। रोज दावा करते थे उनकी सरकार बनने वाली है, वो 400 सीटें जीतेंगे, योगी आदित्यनाथ साफ हो जाएंगे। अखिलेश कहते थे 10 मार्च को योगी वापस मठ में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब चुनाव में हार के बाद अखिलेश कैमरे के सामने नहीं आए, ना ही वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए घर से बाहर आए। आज सुबह उन्होंने एक ट्वीट किया। उनको अपनी हार का गम नहीं है, लेकिन शायद इस बात की खुशी है कि बीजेपी की सीटें पहले से कम हुई हैं। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं, ये मैं आपको बताता हूं। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुना व मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का यह घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। अब कुछ दिनों में क्या हो जाएगा, क्योंकि योगी की सरकार तो 5 साल के लिए चुनी गई है, भारी बहुमत से चुनी गई है। और अखिलेश ने यह भी नहीं बताया कि चुनाव में भारी जीत के उनके दावों का क्या हुआ। लेकिन अखिलेश ने जो नहीं कहा वो आज ममता बनर्जी ने कह दिया। ममता बनर्जी ने आज कहा कि यूपी में बीजेपी की जीत सुशासन की नहीं, प्रचार की है। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया, अखिलेश यादव का वोट परसेंट बढ़ गया तो फिर बीजेपी कैसे जीत गई। ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि अखिलेश यादव को ईवीएम में धांधली करके हराया गया। अब हम ममता की बात जरा सुनिए। आप कहा रहा है कि यूपी में बीजेपी जीता है। आप अगर इसको अच्छा से कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख लो, अखिलेश जी का वोट था पहले 21%, अभी उसको 37% का आसपास वोट मिला। वो लोग जब गवर्नमेंट भी बनाया था अखिलेश, तब भी उसका वोट परसेंटेज था, सो फार आई नो 36% समथिंग। अखिलेश जी का आसन 78 बढ़ा और बीजेपी का लॉस हुआ 54 आसन सीट लॉस हुआ। और इतना उधर में क्या है, उधर में मेरे को जो लगा कि इतना ईवीएम का खिलाफ में कंप्लेन हुआ एंड बनारस डीएम इज आल्सो सस्पेंडेड ईवीएम मशीन को उठाने के लिए, तो ईवीएम मशीन को छुपाने के लिए। तो ये तो बहुत बड़ा ये ग्रीवेंसेस है। हमको लगता है अखिलेश को हरा दिया गया है। ये बहुत सारे लूट भी चला है। अखिलेश को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए, जनता का पास जाना चाहिए और इसको चैलेंज करना चाहिए कि हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को, जो हम कहते हैं कि फॉरेंसिक टेस्ट होना चाहिए, कि ये वही मशीन है जिसमें लोगों ने वोट दिया और वही मशीन है जो दोबारा लेके आया। ममता बनर्जी ने ईवीएम पर गड़बड़ी का इल्जाम तो लगा दिया, पर यह नहीं सोचा इन्हीं ईवीएम मशीनों ने कुछ महीने पहले उनको पश्चिम बंगाल में लैंडस्लाइड विक्ट्री दी थी। इसी ईवीएम मशीन से पंजाब में अरविंद केजरीवाल की जबरदस्त जीत अभी अभी हुई है। यूपी के चुनाव में योगी सरकार के 10 मंत्री चुनाव हारे हैं, इसी ईवीएम मशीन से उनके वोट निकले थे।
और इन्हीं ईवीएम मशीन से अखिलेश यादव के अलायंस ने 125 सीटों पर जीत हासिल की है। उनकी सीटें 47 से बढ़कर 125 हो गई हैं। जहां तक वोट परसेंट का सवाल है, उसमें भी ममता ने गलती की। ममता बनर्जी कह रही है कि अखिलेश यादव को 37% वोट मिले और 2012 में जब अखिलेश ने सरकार बनाई थी तब भी उन्हें 36% वोट मिले थे। अब मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बताता हूं। यह सही है कि अखिलेश यादव की पार्टी के वोट इस बार बढ़े हैं। 2017 में उन्हें 22% से कम वोट मिले थे और इस बार समाजवादी पार्टी को 32% वोट मिले, यानी 10% अखिलेश यादव के वोट बढ़े हैं। लेकिन ममता बनर्जी को यह याद रखना चाहिए कि 2012 में जब समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता था तब उसे 29% वोट ही मिले थे, न कि 36% जैसा ममता बनर्जी ने दावा किया। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी को इस बार पहले से ज्यादा वोट मिले हैं। बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा है, लेकिन उसकी सीटें घटी हैं। तो वोट परसेंट बढ़ने और सीटों के घटने या बढ़ने में कोई सामंजस्य नहीं है। ममता बनर्जी पुरानी नेता हैं, वो जानते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है। वो अच्छी तरह समझती हैं कि वोट परसेंटेज का सीटों से कोई सीधा सीधा मैथमेटिक्स जैसा रिलेशन नहीं होता। ममता बनर्जी को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अखिलेश यादव को 2012 में मुलायम सिंह यादव की लोकप्रियता और रणनीति ने मुख्यमंत्री बनाया था जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, और 2017 में उन्होंने मुलायम सिंह को किनारे कर दिया था। राहुल गांधी को साइकिल पर बिठाया था, लेकिन चुनाव में हार गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी साइकिल को मायावती के हाथी के पीछे बांध दिया। दोनों मिलकर चुनाव लड़े, फिर भी उनकी हार हुई। इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की चौथी पराजय है, इसलिए इसका दोष ईवीएम पर डालने से काम नहीं चलेगा। ममता बनर्जी को अखिलेश यादव के साथ बैठकर इस बात पर मंथन करना चाहिए कि हार क्यों हुई, और जिसने ममता बनर्जी को गलत फिगर्स दी, दीदी को उसके कान भी खींचने चाहिए। कल नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव में अपनी जीत का ऐलान किया था। आज ममता बनर्जी ने भी 2024 को याद किया। उन्होंने कहा, अगर बीजेपी का मुकाबला करना है, बीजेपी को हराना है, तो विपक्षी दलों को कांग्रेस के भरोसे रहना छोड़ना होगा। और वाकई में यूपी के नतीजे देखें तो ममता बनर्जी की बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस लगातार घटती जा रही है। यूपी हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, कांग्रेस के हिस्से सिर्फ हार ही हार आई है। और सबसे बुरी हार तो पंजाब में हुई है, जहां कांग्रेस की सरकार थी। यूपी में कांग्रेस की सीटें 7 थी, घटकर महज 2 रह गई। वोट परसेंट 6.2 था, घटकर 2.3% रह गया। अब 2.5% से भी कम वोट मिले हैं। पंजाब में कांग्रेस की सीटें इतनी कम हो गई कि कांग्रेस को यकीन ही नहीं हो रहा, और वोट परसेंट तो बहुत ही कम। गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस को छोड़कर बाकी सारे विपक्षी दलों को मिलकर मोदी से मुकाबले की तैयारी करनी चाहिए। कांग्रेस को थोड़े दिन के लिए भूल जाना चाहिए। 2 साल में क्या होगा नहीं होगा आपका पता है ना, मेरे को पता है। लगता है ये यूपी का जैसे ये लोगों ने जीता, इसमें उसका खतरा ही होगा, इसमें अच्छा नहीं होगा। मैं चाहती हूं कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हु वांट्स टू फाइट बीजेपी, दे मस्ट वर्क टुगेदर। कांग्रेस को ऊपर डिपेंड करके कुछ नहीं चलेगा, कि कांग्रेस वाज अर्लियर, दे कैप्चर्ड द ऑल ऑफ throughout the country, through their organization, but now they are not interested, they are losing this credibility. So there are so many political parties, regional political parties, all must be working together, और इसमें फैसला जरूर हो सकता है। The vote is divided. If the mandate fractures because the vote is opposition vote is divided, और ऑपोजिशन वोट को जो डिवाइडेड हो गया है, इसमें उसका एडवांटेज बीजेपी को मिला। जैसे ममता बनर्जी कह रही हैं कि ऑपोजिशन का वोट डिवाइड हो गया, उसका फायदा बीजेपी को मिला, इसी तरह से संजय राउत, शिवसेना के नेता, वो भी अखिलेश यादव की हार के लिए मायावती और असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदार बता रहे हैं। संजय राउत को लगता है कि ओवैसी ने मुस्लिम वोट काटे, उससे अखिलेश की सीटें कम हुई। लेकिन मैं आपको फिगर्स बता देता हूं, आंकड़े बता देता हूं, जो साबित करेंगे कि ओवैसी ने अखिलेश का कोई खास नुकसान नहीं किया।
ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 97 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एक सीट को छोड़ दें तो बाकी सारे की सारी सीटों पर ओवैसी के सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। उनकी पार्टी को पूरे राज्य में कुल मिलाकर 0.46% वोट मिले। ये इतने वोट हैं, ये किसी का नुकसान नहीं कर सकते। लेकिन संजय राउत ने क्या कहा, ये आप सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। उत्तर प्रदेश तो उनका राज्य था, फिर भी अखिलेश यादव की सीटें बहुत बढ़ गई है। 42 से 125 के ऊपर चली गई, 3 गुना बढ़ गई। मायावती का योगदान है बीजेपी के विजय में, वो तो मानना पड़ेगा। ओवैसी का भी है, तो उनको पद्म विभूषण भारत रत्न देना पड़ेगा अभी सबको। लेकिन हम लोग खुश है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हार जीत होती है। उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड में बीजेपी जीत गई है, उससे हमें दुख होने का कोई कारण नहीं है। आपके खुशी में हम भी शामिल हैं। संजय राउत ने ओवैसी का नाम लिया, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा नाम उन्होंने लिया मायावती का। अब बिना सोचे समझे ओवैसी और मायावती ने अखिलेश को हराया, बीजेपी को जिताया, ये कह रहे हैं। अब इसको समझते हैं। 2022 के इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी का पूरा सफाया हो गया, ये तो साफ है। मायावती 403 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ एक सीट जीत पाई। इतनी बुरी हार उनकी पहले कभी नहीं हुई। उनका वोट परसेंट लगभग 10% घट गया। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर मायावती के उम्मीदवार की वजह से बीजेपी के कैंडिडेट हार गए, जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य की सीट। सिराथू में केशव मौर्य को करीब 98,727 वोट मिले, वो 6,000 वोट से हारे। लेकिन इस सीट पर बीएसपी के उम्मीदवार को 10,000 वोट मिले। अगर ये 10,000 वोट न कटते तो केशव मौर्य चुनाव जीत भी सकते थे। लेकिन आज संजय राउत ने मायावती को जिम्मेदार ठहरा दिया, बिना फिगर्स के, बिना काउंटिंग के। जहां तक मायावती का सवाल है, उन्होंने अपनी हार के लिए मीडिया को, बीजेपी को और समाजवादी पार्टी तीनों को जिम्मेदार ठहराया। मायावती को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने एक मुश्त वोट दिया। बीएसपी ने सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, सबसे ज्यादा 88%, माफ कीजिएगा, सबसे ज्यादा 88 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया था। इनमें से ज्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। समाजवादी पार्टी और उनके अलायंस पार्टनर्स ने जिन्हें टिकट दिए थे, उनमें से 33 मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव जीत गए हैं। बीएसपी भाजपा की बी टीम है तथा ये पार्टी सपा के मुकाबले में कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये खूब इन्होंने प्रचार किया, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है, बिल्कुल उलट है। क्योंकि भाजपा से बसपा की लड़ाई राजनीतिक के साथ साथ सिद्धांतिक व चुनावी भी थी। लेकिन मीडिया द्वारा इस प्रकार के लगातार दुष्प्रचार आदि किए जाने के कारण भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया तथा इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी बसपा में नहीं आए। और यदि ये सभी लोग इन अफवाहों का शिकार ना हुए होते तो फिर यूपी का चुनाव परिणाम कतई भी ऐसा नहीं होता जैसा कि हुआ है। और अब समय बीत जाने के बाद ये लोग दोबारा से जरूर पछताएंगे। अब मायावती मीडिया को दोष दे रही हैं। अगर आप फैक्ट्स देखें, फिगर्स देखें, योगी आदित्यनाथ ने, अखिलेश यादव ने, प्रियंका गांधी ने जितनी पब्लिक मीटिंग्स की, जितनी मेहनत की, उसके मुकाबले मायावती ने बहुत कम पब्लिक मीटिंग्स की। मायावती नजर ही नहीं आई और फिर वो मीडिया को दोष दे रहे हैं कि उनको बात को नहीं दिखाया।
और दूसरी बात लगती है कि मायावती को इस बात की बहुत तकलीफ है कि मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया। इसीलिए वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले मुसलमान पछताएंगे। मायावती इस बात से नाराज हैं कि चुनाव के ऐन मौके पर बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने उनकी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। 2017 के चुनाव में भी बीएसपी के कई बड़े बड़े नेताओं ने मायावती का साथ छोड़ा था और उस वक्त वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। और जब बीजेपी जीती तो इन नेताओं को लगा उन्होंने ही बीजेपी को जिताया, उनके आने से ही बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। इस बार इनमें से कई नेता बीजेपी छोड़कर इस बार समाजवादी पार्टी में चले गए, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके साथ धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान जैसे बड़े बड़े ओबीसी चेहरे भी समाजवादी पार्टी में चले गए। ये सब बीएसपी से बीजेपी में आए थे, बीजेपी से समाजवादी पार्टी में चले गए और हमेशा दावा करते थे वो जहां जाते हैं उस पार्टी को जिता देते हैं। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट से हार गए। उनके साथ इस्तीफा देने वाले धर्म सिंह सैनी भी सहारनपुर में अपनी सीट नहीं बचा सके। मंत्री पद से इस्तीफा देते वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को सांप और अपने आप को नेवला बताया था। अब चुनाव में हार के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि उनके आरोप तो सही थे, बीजेपी छोड़ने का उनका फैसला भी सही था। हार का मतलब ये नहीं कि मुद्दे खत्म हुए। जिस तरीके से हमने भाजपा सरकार पर आरोप लगाए थे कि दलितों के आरक्षण पर डकैती डाली, पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती डाली, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध होने के बावजूद भी सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षित पदों पर चयन पत्र दे दिया, ये केवल हमने आरोप ही नहीं लगाए थे बल्कि पिछड़ा वर्ग आयोग भारत, जिसको माननीय प्रधानमंत्री ने संवैधानिक दर्जा दिया है, ये आरोप उसका भी है। मुख्यमंत्री ने उस आरोप को स्वीकारा भी, लेकिन उन गलतियों को सुधार करने की नीयत से उन्होंने आरक्षित वर्ग के लोगों की तैनाती नहीं की। नतीजा है कि मैंने बड़ा फैसला लिया। हम हार भले गए हों, लेकिन वो फैसले आज, हमारे वो निर्णय, आज वो मुद्दे आज भी जिंदा हैं। हम उन मुद्दों को लेकर के सरकार के सामने ताल ठोकेंगे और समय समय पर उनकी गलतियों का एहसास भी उनको कराते रहेंगे। वो बात तो अपनी जगह सही है कि मैं नागनाथ सांपनाथ को कुचलने चला था, लेकिन नागनाथ और सांपनाथ दोनों मिल करके मुझको रोकने में कामयाब हो गए। लेकिन इसके बावजूद मैं चुनाव हारा हूं, हिम्मत और हौसला नहीं हारा हूं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते थे मैं भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिटा दूंगा, योगी आदित्यनाथ को इतनी बुरी तरह हराऊंगा कि वो गोरखपुर चले जाएंगे, आज उनकी हवा निकली हुई है। आपको याद होगा इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये सारे नेता कहते थे किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी यूपी में बीजेपी साफ हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर ये सब हंगामा करते थे, उस इलाके में बीजेपी ने सारी की सारी सीटें जीत ली। यह दावा किया गया था कि बीजेपी को छोड़कर अखिलेश के साथ गए ओबीसी के नेता योगी को बुरी तरह हरा देंगे। ये दावा करने वाले खुद चुनाव हार गए और ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। अब हारने वालों ने ये सारी बातें छोड़कर नई नई बातें बतानी शुरू कर दी हैं। मेरा कहना यह है कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, वोट परसेंटेज घटता बढ़ता रहता है, ये लोकतंत्र की परंपरा है। लेकिन अगर विरोधी दलों के नेता इसके लिए ईवीएम को दोषी ठहराते रहेंगे, बीजेपी के प्रचार तंत्र को दोष देते रहेंगे, तो फिर वो हार की सच्चाई को कभी समझ नहीं पाएंगे। और जब तक मोदी की जीत की कारण को समझ नहीं पाएंगे, वो मोदी को कभी हरा नहीं पाएंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी से जो चुनाव हारे हैं, उन नेताओं ने क्या कहा, उनकी हार की वजह क्या है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इन सबसे अलग है। वो बात आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले आज की खबर आपको बता देता हूं। पंजाब में नई सरकार बनाने को लेकर तैयारी चल रही है। भगवंत मान 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। उससे पहले 13 मार्च को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का अमृतसर में एक रोड शो होगा।
भगवंत मान ने आज दोपहर दिल्ली में केजरीवाल से मुलाकात की और उन्हें अपने शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। भगवंत मान का स्वेरिंग इन सेरेमनी नवाशहर जिले में शहीद आजम भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में होगी। भगवंत मान के दिल्ली से लौटने के बाद शाम को चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी विधायक दल की मीटिंग हुई, जहां उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। अब वो गवर्नर से मिलेंगे, सरकार बनने का दावा पेश करेंगे। आप सोचिए, 117 मेंबर वाली पंजाब असेंबली में आम आदमी पार्टी के 92 एमएलए चुने गए हैं, यानी करीब 80% सीटें इस पार्टी ने जीती हैं। लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी पार्टी को लोगों का इतना जबरदस्त सपोर्ट मिले। तो जब आम आदमी पार्टी के सामने जनता के भरोसे पर खरा उतरने की उतनी ही बड़ी चुनौती है, इसीलिए आज भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार पंजाब के लोगों से किए गए हर वादे को पूरा करेगी। अब काम कराने के लिए लोगों को सरकार के पास नहीं जाना होगा, बल्कि सरकार खुद गांव और कस्बों तक जाएगी। चंडीगढ़ घट तो घट रहना, उत्थे जाके काम करने, जिथे जाके आपां वोटां मंगियां सी। वोटां वेले तो आपां डोर टू डोर भी कर लैंदे आ, सत्थां 'च भी जाने आ। जित के ये नहीं कहना लोगों को हुण तुसीं मैनूं मिलण चंडीगढ़ आओ, वो 500 गड्डियां लैके आउणगे सारे पंजाब चों तुहानूं मिलण लई, तुसीं 2 दिन लैके जाणियां ने। घट तो घट चंडीगढ़ रहना है। सरकार पिंडां चों चलूगी, वार्डां चों चलूगी, मुहल्लियां चों चलूगी। जाके बैठो, 4-4, 5-5 पिंडां दा इकट्ठ करो। आपने चुनाव जीतने वालों की बात सुनी। भगवंत मान का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन असल में मुख्यमंत्री बनने का सबसे बड़ा सपना तो नवजोत सिंह सिद्धू ने देखा था। वो तो अपनी विधानसभा सीट हार गए, लेकिन आज वो अमृतसर ईस्ट के कुछ इलाकों में गए, चुनाव में सपोर्ट करने के लिए लोगों को शुक्रिया कहा। अब इस दौरान उनसे पूछा गया कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद वो चुनाव प्रचार को लेकर उतने एक्टिव नहीं दिखे, तो सिद्धू ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने चन्नी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना था और इलेक्शन कैंपेन की जिम्मेदारी सीएम की होती है। सिद्धू ने कहा कि पंजाब की जनता ने चन्नी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया या नहीं, इसका आकलन अब पार्टी हाईकमान करे, वो इस पर कुछ नहीं कहेंगे। इस बार मेरा जाना बनता ही नहीं सी, क्योंकि मुख्यमंत्री का जाना बनता, क्योंकि जिहड़ा बंदा सीएम कैंडीडेट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उन्होंने पार्टी ने दी है। जिदन 6 तरीक ਨੂੰ राहुल जी ने चन्नी का नाम अनाउंस किया, छोटे भाई का, मैं उसका हाथ खड़ा किया तो मैं उन्होंने कहा भाई हुण तेरी जिम्मेवारी है और असी तेरा सहयोगी हैं। मैं उसका एंड तक सहयोग किया, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी आया, लेकिन इस मतलब चयन इस चॉइस नूं लोगों ने मन्निया या ना मन्निया, उहदी ढुंगाई च मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हाईकमान का फैसला सी। साफ दिखता है कि हाईकमान ने चन्नी को प्रोजेक्ट करने का जो फैसला किया, उसने सिद्धू को कितना हर्ट किया। इसीलिए सिद्धू इतने में नहीं रुके। सिद्धू ने कहा जिन लोगों ने उनके लिए गड्ढे खोदे वो खुद गड्ढे में गिर गए। सिद्धू आज भी अपने उस स्टैंड पर बने हुए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि बेअदबी के मामले में कांग्रेस की सरकार ने उतना सख्त एक्शन नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। सिद्धू ने कहा जिस सरकार ने बेअदबी करने वालों को कानून की अदालत में सजा नहीं दिलवाई, उस सरकार को जनता की अदालत में सजा मिल गई। जिन लोगों ने गड्ढे खोदे सिद्धू के लिए, वो उनसे 10 गुना ज्यादा गहरे गड्ढों में दफन हो गए। कौन कहता है बेअदबी का इंसाफ नहीं हुआ? हुआ, जनता की अदालत में हुआ। समझे नहीं? वो सबको दिखता है। इसलिए मुर्दे का बाल उखाड़ने से मुर्दे का वजन हल्का नहीं होगा। जो चला गया उसे भूल जा। एक नई शुरुआत हुई है, एक नया सृजन है, नई सवेर है। पंजाब में चुनाव हारने जीतने वाले नेताओं की बातें सुनकर लगता है कि पंजाब के नतीजों ने सारे नेताओं को खुश कर दिया है। राहुल गांधी खुश हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को ठिकाने लगा दिया। कैप्टन साहब इस बात पर खुश हैं कि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को हरवा दिया। सिद्धू खुश हैं कि चन्नी की चॉइस गलत साबित हुई। चन्नी इस बात पर खुश हैं कि थोड़े वक्त के लिए सही चीफ मिनिस्टर तो बने।
कांग्रेस खुश है कि उसने अकालियों को फिर से सत्ता में आने से रोक दिया। अकाली खुश हैं कि कांग्रेस वापस सत्ता में नहीं आ सकी। ये सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में और हराने में खुश होते रहे। और केजरीवाल इस बात पर खुश हैं कि उनके भगवंत मान ने सिद्धू, चन्नी, अमरिंदर, सुखबीर, मजीठिया और प्रकाश सिंह बादल जैसे सारे के सारे दिग्गजों को हरा दिया। यह ऐसा चुनाव है जहां हारने वाले भी खुश और जीतने वाले भी खुश। पंजाब को फतेह करने के बाद आम आदमी पार्टी की नजर अब दिल्ली नगर निगम के चुनावों पर है। पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल को करारी मात देने के बाद अब केजरीवाल दिल्ली में एक बार फिर बीजेपी से टकराने के मूड में है। इसीलिए आज केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हार के डर से मोदी सरकार ने एमसीडी के चुनावों को टालने का फैसला किया है। आज अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इस वक्त आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है। अगर आज एमसीडी के चुनाव होते हैं तो उनकी पार्टी को जबरदस्त जीत मिलेगी और बीजेपी को हार। इसी खौफ की वजह से सरकार ने एमसीडी के पुनर्गठन का बहाना करके चुनाव टलवाए। 7 साल से 8 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 8 साल अगर इनको तीनों एमसीडीज को एक साथ करना था, इकट्ठा करना था, 8 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? चुनाव की तारीखें ऐलान करने के 1 घंटा पहले इनको अचानक याद आई कि अब हमें तीनों एमसीडी को इकट्ठा करना है, इसलिए चुनाव टाल दिए जाएं। तो लोग कह रहे हैं कि एमसीडी को इकट्ठा करना, एक करना तो बहाना है, मकसद चुनाव टालने का था। क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि दिल्ली में अब अगर चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर है, बीजेपी उस लहर में बह जाएगी और बीजेपी हार जाएगी, इसलिए चुनाव टालने के मंशा से यह किया गया। केजरीवाल को बीजेपी की तरफ से करारा जवाब दिया स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड की ज्यादातर सीटों पर जिस पार्टी की जमानत जब्त हो गई हो, कम से कम उसे तो लहर की बात करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद स्मृति ने कहा, अगर दिल्ली सरकार को एमसीडी की इतनी ही चिंता है तो पहले वो एमसीडी को 13,000 करोड़ रुपए का पेंडिंग पेमेंट रिलीज करे। मेरा निवेदन केजरीवाल जी से है कि वो गरीब के झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में विकास का काम होने दे, निगम के रिफॉर्म का काम ना रोकें, गरीब के घर तक पहुंचने वाली सड़कों के निर्माण में निगम का सहयोग दें, सफाई कर्मियों का फंड ना रोकें, गरीब जिस कम्युनिटी सेंटर का महत्व समझता है उस कम्युनिटी सेंटर का पैसा ना रोकें, गांव के विकास को ना रोकें। मैं आशान्वित हूं कि अरविंद केजरीवाल जी अगर वाकई में रिफॉर्म के पक्ष में हैं, गरीब के पक्ष में हैं, तो नगर निगम का बकाया 13,000 करोड़ रुपया का वो कल ही दिल्ली सरकार के माध्यम से निगम तक पहुंचाएंगे। सियासत की बात करें और खबरें आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपको एक मां और बेटे की बहुत दिल को छूने वाली तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन की। 2 साल बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी मां से मुलाकात की है। अहमदाबाद में हीराबेन से मिलने उनके पास गए, मां के पांव छुए, आशीर्वाद लिया। और ये तस्वीर हमने पहले भी देखी है। मां के पांव छूते हैं, उनके पास बैठकर उनसे बात करते हैं। और आज ये तस्वीर आई, नरेंद्र मोदी अपनी मां के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की मां की उम्र 100 साल से ज्यादा है। नरेंद्र मोदी बताते हैं कि उनकी मां एक वक्त था जब दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर गुजारा करती थी। आज उनका बेटा प्रधानमंत्री है और ये तस्वीरें वाकई में मार्मिक हैं। अब बात महाराष्ट्र की करते हैं, राजनीति की करते हैं। गोवा में बीजेपी के लगातार जीत ने महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा दिया। और एक वजह तो यह है कि गोवा में शिवसेना और एनसीपी ने यह कहकर चुनाव लड़ा था कि वो बीजेपी को हराएंगे। और दूसरी बात है कि गोवा में बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस थे, जो महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता हैं। गोवा में जीत के बाद फडणवीस ने कांग्रेस पर
तंज कसा कि नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस के नेता राज्यपाल के पास सरकार बनने का दावा करने पहुंच गए थे। फडणवीस ने गोवा में बीजेपी को जिताया और शिवसेना के गोवा में चुनाव लड़ने का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा शिवसेना को तो नोटा से भी कम वोट मिले। आज बीएमसी को लेकर फडणवीस ने कहा कि उनकी पार्टी पहले बीएमसी का किला फतेह करेगी और फिर 2024 में महाराष्ट्र में भी सरकार बनाएगी। अब हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। इस महाराष्ट्र के अंदर अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी इस प्रकार का जो प्रशासन इस सरकार के माध्यम से तैयार हुआ है, उसके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और चाहे वो मुंबई महानगर पालिका को भ्रष्टाचारियों से निजात दिलाना हो या फिर महाराष्ट्र के आम आदमी को और किसानों को राहत दिलाना हो, हम ये करते ही रहेंगे। महाराष्ट्र का सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। 2024 में पूर्ण क्षमता के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार यहां पर बनाएगी। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, यूक्रेन में फंसे सभी इंडियन स्टूडेंट्स को वापस लाने का काम लगभग पूरा हो गया है। सुमी में फंसे 694 छात्रों की वापसी के साथ ऑपरेशन गंगा का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज सुमी से निकाले गए स्टूडेंट्स का आखिरी बैच दिल्ली एयरपोर्ट पर और हिंडन एयरबेस पर आया। यूक्रेन में फंसे और वहां से सुरक्षित लाए गए स्टूडेंट्स ने क्या कहा, यह मैंने आपको कई बार सुनवाया है, लेकिन आज मैं आपको इन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की, माता पिता की बात सुनाना चाहता हूं, खासकर उनकी जिनके बच्चे सुमी में फंसे थे। इन पेरेंट्स ने इस बात की आस ही छोड़ दी थी कि उनके बच्चे सही सलामत वापस आ पाएंगे। आज जब बच्चे वापस आए तो इन माता पिता की आंखों में आंसू थे। बस ये कहूंगा, मेरा बेटा नहीं आया, ये तो मोदी जी का बेटा है, वो लेके आए हैं। उम्मीद नहीं थी हमें उन बच्चों की। हमने ये उम्मीद छोड़ रखी थी, हमारे लिए कोई उम्मीद बची नहीं थी। जो सुमी में उन लोगों ने हालात किए थे, उन हालातों में उनका जीना नामुमकिन हो रहा था। मुझे ये है कि मैं भारत सरकार का धन्यवादी हूँ, उन्होंने मेरा बेटा मुझे लौटाया और अब आज के बाद ये सर्फ है भारत के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। का दौर था वो जिस टाइम आपको बेटा सर, इसने अभी भाई ने पूछा इनसे, बेटे तुम्हारे लिए क्या रखूं, क्या खाओगे? बोला कुछ नहीं, सिर्फ पानी पिला देना। जो इन्होंने बेचारे ने बर्फ पिघला के पिया, उस पानी के लिए तड़प रहा था। पानी की बोतल लेके आए हम पानी पिलाने के लिए, क्योंकि तड़पे पानी के लिए थे वहाँ। हम यही कहेंगे कि मोदी जी अगर ये कुछ भी असंभव है वो संभव कर सकते हैं। नामुमकिन काम भी जो उन्होंने संभव करके दिखाया। यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हुए थे, ये पॉसिबल नहीं था। मैं बीइंग ए आर्मी पर्सन, मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ कि वहाँ पर कोई भी आदमी कोई वहाँ पर बचा नहीं सकता था। एक नरेंद्र मोदी के वजह से ही वहाँ के बांग्लादेश के लेकर के श्रीलंका के छात्र को भी उन्होंने वो लौटाया। और इंडिया का तो कोई कहना ही क्या था। इंडिया के फ्लैग को देख करके सभी लोग जो है उसको कोऑपरेट करते थे, चाहे रसिया हो चाहे यूक्रेन हो। सभी बच्चों को देखकर खुशी हो रही है, अपनी भी। मेरे को सभी बच्चे अपने लगते हैं आज, क्योंकि सभी बच्चों की चिंता थी। अपनी तो खुशी है ही है, अपनी तो हर एक माँ बाप को होती है, लेकिन मुझे सब बच्चों की वो है चिंता थी। लेकिन ऐसी चिंता नहीं थी, हमें पता था वापिस आएंगे, क्योंकि हमारी इतनी ताकतवर शक्ति हस्ती जो बैठी है आज उस तिरंगे के नीचे हमारे बच्चे और भी बाहर के आ रहे हैं। मतलब तिरंगे की आज देखो कितनी हमारी वो है। हमें मतलब जिसको नहीं पता था उसको भी पता लग गया आज कि आज एक झंडे के नीचे बाहर के बच्चे भी आ रहे हैं, विदेशों को भी। आज हमारी भारत माता की जय। यूक्रेन में जब इंडियन स्टूडेंट्स फंस गए थे जंग के बीच, गोलीबारी के बीच, तो इस पर बहुत सियासत हुई थी। हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की गई थी। उनकी सरकार पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने सही वक्त पर एडवाइजरी जारी नहीं की, छात्रों को वॉर जोन में अकेला छोड़ दिया, सरकार कुछ कर नहीं रही। लेकिन बम और मिसाइल्स की बरसात में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स को, एक एक छात्र को सरकार ने जिस तरह से सुरक्षित निकाला, वो काबिल तारीफ है। और सिर्फ इंडियंस नहीं, दूसरे मुल्कों के स्टूडेंट्स को भी मदद की, उन्हें लेकर उनके घर तक पहुंचाया। तो इसे लेकर के पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हुई है। और जिस तरह से इन बच्चों के पेरेंट्स ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया, उनकी तारीफ की, वो वाकई में सुनने लायक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।